हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं अंकित हरिद्वाज फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस का एक पार्ट होता है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, एक बायोलॉजी, फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, जिसमें आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो होगा बायोलॉजी से। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी सीरीज़ का, कोई भी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का मैं सबसे पहले एक मतलब बता दूं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बायोस प्लस लोगस, ये 2 शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बना हुआ है। अब बायोस की बात की जाए तो बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायोस का मीनिंग क्या होता है? लिविंग से। और लोगस, लॉजी हो या लोगस हो, इसका मीनिंग सिंपल क्या जाता है? स्टडी। तो टू स्टडी। तो इस प्रकार से बायोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि लिविंग टू स्टडी, मतलब कि जो जीवित जीव जंतु हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग, जीवधारियों का अध्ययन। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि बायोलॉजी वर्ड, मतलब बायोलॉजी जो वर्ड किसने दिया था? जो शब्द है बायोलॉजी वो किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या आंसर टिक करना है आपको एग्जाम में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वर्ड बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो क्या आंसर टिक करना है आपको? लैमार्क ने। और बायोलॉजी के पिता की अगर बात की जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो क्या आंसर आएगा उसका? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है? लैमार्क। और बायोलॉजी के पिता मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसका आंसर आपको क्या टिक करके आना है? अरस्तु। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 3 ब्रांचेस डिवाइडेड की गई है बायोलॉजी में। एक्चुअली में बायोलॉजी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी क्या है? जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? जीवधारियों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग भी होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? जूलॉजी। दूसरा हम पढ़ते हैं क्या है? बॉटनी, जिसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? इसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। और थर्ड होता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें क्या होता है? छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स कहलाता है, जैसे लाइक सेल, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो अगर बात की जाए जूलॉजी के पिता की, तो जूलॉजी के जो पिता हैं वो किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। जिस प्रकार से हमने देखे थे कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको बोला जाता है? अरस्तु को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा एक बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका एनामिलियम। उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका एनामिलियम। ये बुक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन अक्सर कर देखने मिलता है। तो जूलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका एनामिलियम। और ये एक प्रकार के ये क्या थे? राजनीति शास्त्र के भी जनक माना जाता है। और एक क्वेश्चन जैसे अगर आपको कहीं और जीएस में पूछ ले तो राजनीति शास्त्र के भी जनक किसको कहते हैं? ये किसको कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो अरस्तु को 3 कैटेगरी में बांटा गया है फादर के लिए। तो सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु कहलाते हैं, दूसरा फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु कहलाते हैं। और क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है हिस्टोरिका एनामिलियम। और राजनीति शास्त्र के भी जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और बात की जाए बॉटनी की, तो बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है बायोलॉजी के, थियोफ्रेस्टस के द्वारा बॉटनी के ऊपर एक बुक लिखी गई है और उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका प्लांटेरम। आप बुक का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है बुक का? हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका प्लांटेरम। उनके द्वारा, किसके द्वारा? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई बुक क्या है? हिस्टोरिका प्लांटेरम। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? मतलब माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसको माना गया है? ल्यूवेनहॉक को माना गया है। किसको माना गया है? ल्यूवेनहॉक को क्या माना गया है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक का माना गया, क्योंकि इनने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ से हमने आज 3 क्वेश्चन को डिस्कस किए।
पहला ये कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, क्या आंसर टिक करके आएंगे आप बताइए। हाँ, लैमार्क के द्वारा बताया गया। और बायोलॉजी के पिता किसको कहा गया, बायोलॉजी के जो पिता है वो किसको कहा गया, अरस्तु को कहा गया। और बायोलॉजी को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु, उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका एनामिलियम। और बॉटनी के जो फादर है उसको किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थियोफ्रिस्टस, उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रिस्टस, उनके द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम क्या है, हिस्टोरिका प्लांटेरम। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ल्यूवेनहॉक। तो इस प्रकार से हमने इन 3 कैटेगरी को डिस्कस किया। अब बात आती है कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वो क्या, किसको डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किसको, रेस्पिरेटरी को डिस्कस करेंगे, किडनी, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स को, ह्यूमन डिसीज, उसके बाद और आगे भी बहुत सारे हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता, इसको डिस्कस करेंगे, बीमारियों को डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी जो भी हमारा, हम बात किसकी कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब किसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हम खाना खाते हैं। सबसे पहले जो हमारा फूड होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना कैसा होता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब हमने खाना खाया, जैसे चावल खाए, दाल खाए, सब्जी खाए, तो ये कैसा है, एक जटिल भोजन है। भोजन कैसा है, अभी जटिल, वो अभी सामान्य भोजन नहीं हुआ है। तो वो हम कैसा फूड इंटेक करते हैं, हम जो फूड इंटेक करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड फिर हम लेते हैं, हम सबसे पहले हमारा भोजन का इंटर होता है, सबसे पहले भोजन इंटर होता है मुख गुहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। वहाँ से डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब दांतों के माध्यम से भोजन जब ब्रेक होता है, उसके बाद फिर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं और भोजन फिर पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आंसर क्या टिक करके आना है आपको, मुख गुहा से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें की जानकारी दे दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। मतलब हमारा जो पूरा शरीर बना है, हमारा जो पूरा शरीर है, जैसे मान के चलो एक सेल से बना है, एक छोटी सी एक सेल होती है, उससे मान के चलो हमारा क्या बना है, एक शरीर बना है। तो वो कैसे बना, एक छोटी सेल थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, छोटी सेल, मतलब छोटी सेल, फिर एक छोटी सेल, फिर दूसरी छोटी सेल, ऐसी मिलती गई। तो एक किसका निर्माण हुआ, एक टिश्यू का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, क्या, एक टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू मतलब क्या होता है, टिश्यू मतलब क्या होते हैं, एक प्रकार के ऊतक होते हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऊतक। क्या बोलते हैं उसको, ऊतक बोलते हैं। टिश्यू जो होता है, बहुत सारी सेल जब मिलती है तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब ये बहुत सारे ऐसे ही टिश्यू मिलते गए, बहुत सारे ऐसे जो टिश्यू का निर्माण हुआ, बहुत सारे टिश्यू जब मिलते गए तो एक किसका निर्माण हुआ, तो क्या आंसर आएगा, ऑर्गन। और इसी ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इसी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एक अंग बोलते हैं। ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग। अब ये अंग क्या हो सकता है, या तो आपका आँख, या तो आपकी आँख हो सकती है, या तो आपकी नाक हो सकती है, या तो आपके पैर हो सकते हैं, या फिर आपकी फिंगर्स हो सकती है। तो सबसे पहले क्या बना, एक छोटी सी सेल बनी। सेल से किसका निर्माण हुआ, एक टिश्यू, ऊतक का निर्माण हुआ। एक ऊतक के बाद जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिले तो एक अंग का निर्माण हुआ। और जब अंग से बहुत सारे अंग आपस में मिल गए तो एक पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हुआ। मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा जो इंसान का एक जो शरीर है, वो किससे बनता है, एक छोटी सी सेल से बनता है, एक कोशिका से बनता है। तो हमारे शरीर की आधारभूत इकाई को अगर मैं देखूं तो हमारे शरीर की आधारभूत इकाई को हम किसको मान सकते हैं, तो हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या, आंसर आपको टिक करके आना है, सेल को कहते हैं। और अगर बात की जाए सेल की जो खोज किसने की गई थी, सेल की खोज मतलब कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है, रॉबर्ट हुक। क्या टिक करके आना है, रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है।
और सिस्टम क्या होता है, एक से ज़्यादा जब ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे मेरी क्या मुंह, फिर उसके बाद हमारे जो दांत हैं वो इन्वॉल्व हो गए, फिर स्टमक जो हमारा लीवर है, स्टमक, पेट और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे ग्रास नली होती है वो भी इन्वॉल्व हो रही। तो बहुत सारे अंग भाई डाइजेशन करवाने के लिए बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। जब बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम करते हैं तो एक पूरा का पूरा सिस्टम का निर्माण होता है। तो सिस्टम से आप ये भी समझते हैं कि जैसे कोई एक ऑफिस है, तो ऑफिस में बहुत सारे टाइप के वर्कर काम करते हैं, छोटे से बड़ा अधिकारी तक का लेबर से लेकर एक अधिकारी वर्ग का एक सिस्टम में काम करता है। तो वो एक प्रकार के सिस्टम का ही तो हिस्सा हुए। तो सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई है, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और जब तो ये जो कोशिका होती है, तो मैं बता दिया आपको कि सबसे पहले कोशिका होती है, फिर कोशिका मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, फिर ऑर्गन, और फिर एक प्रकार का पूरा सिस्टम तैयार होता है। और फिर उसके बाद जब हम भोजन खाते हैं तो उसका डाइजेशन होने लगता है, और यही सिस्टम काम करते हैं। उसी डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो सिस्टम है वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा डाइजेशन हो जाता है, और इसी को हम एक वन वर्ड में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। अब देखते हैं पाचन, एक्चुअली में पाचन होता क्या है, पाचन जैसी चीज़ ये है क्या। तो देखते हैं कि जैसे ब्रेड, अब ब्रेड क्या है, ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हमने खाया ना, तो ये जो छोटा सा ब्रेड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी जो छोटी सी चीज़ है, चाहे वो कोई भी फूड हो, हम जब खाते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ब्रेड है, ब्रेड आपने खाया, अब जो ब्रेड आप खा रहे हो तो वो एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो कैसा है, जटिल है। अभी वो कैसा है, जटिल है। उसके बाद वो कहाँ पर मिलेगा, जैसे आपने हमारा जो ये इंसान है, अब इंसान ने क्या किया, ये भोजन है, इसको कहाँ इंटेक किया। अब जैसे ही इंटेक किया तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जो सबसे पहला जो हिस्सा कहलाता है, ये मुंह का जो हिस्सा है, इसमें दांत होते हैं, जीभ, टंग होती है, और टंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ये ओंठ है। तो ये एक पूरा जो हिस्सा तैयार हुआ, दांत का, ओंठ का और किसका, जीभ का जो हिस्सा मिलाकर, उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, या मुख गुहा को इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। तो भोजन अभी जो हम ले रहे हैं जैसे ब्रेड के रूप में, तो वो जटिल है, और जब हमने उसको इंटेक किया तो वो लार के साथ मिला, जो जीभ में पाई जाने वाली लार है उसके साथ मिला, तो वाटर में सॉल्युबल हुआ, घुला वो। और जब वो घुलने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे वहाँ से डाइजेशन उसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि जीभ में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो भोजन अब कैसे, भोजन जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है दांतों के माध्यम से, जटिल भोजन, तो एक सिंपल भोजन में वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब चीज़ें सिंपल फूड में कन्वर्ट होते जाएगी तो फिर क्या होगा, जटिल से सामान्य की ओर वो जाते जाएगा, और जब जटिल से सामान्य की ओर जब जाएगा तो भोजन का डाइजेशन प्रॉपर वे में होते जाएगा। और एक समय बाद जब भोजन पूरी तरीके से पाचन हो जाएगा भोजन का, तो हमको क्या मिलेगी, उससे एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको एनर्जी मिल सकती है, प्रोटीन के रूप में हमको एनर्जी मिल सकती है, वसा के रूप में हमको एनर्जी मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम डाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इनसॉल्युबल फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड, में वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो कैटेगरी में हम किसको डिस्कस करेंगे, डाइजेशन को। जो पहली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, उस पहली कैटेगरी में मैं क्या आपको बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम पढ़ने के लिए। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, बकल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एसोफेगस, ग्रास नली, ये वाला जो पार्ट होता है इसको डिस्कस करेंगे। भोजन यहाँ बकल कैविटी में आएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर स्टोमक, पेट में जाएगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन मतलब आंत, उसमें भी हम दो प्रकार की इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, एक स्मॉल और एक लार्ज, छोटी आंत और बड़ी आंत को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, भाई यहाँ से भोजन जाने के बाद जो ग्लैंड क्या क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो क्या क्या पढ़ेंगे हम। सलाइवरी ग्लैंड जो कि यहाँ पर होती है जीभ में, जिसमें एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको क्या टिक कर कहना है, टाइलिन और लाइजोजाइम, दो एंजाइम है। फिर लीवर में क्या पाया जाता है, तो बाइल जूस निकलता है। लीवर में कौन सा जूस निकलता है, तो आपको क्या आंसर टिक कर कहना है, बाइल जूस। फिर पेंक्रियास के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आता है, जिसमें हम किसके बात करेंगे, मिश्रित ग्रंथि, जैसे अग्नाशय रस की बात करेंगे। तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। मैं इसका ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको, बकल कैविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, बकल कैविटी। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बकल कैविटी। अब ये जो बकल कैविटी वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बकल कैविटी का, जिसमें दांत आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जीभ टंग आती है, उसके बाद क्या आता है, ये जो ओंठ वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, बकल कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, बकल कैविटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बकल कैविटी क्या है। बकल कैविटी इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है, जैसे हम इंटेक करते हैं फूड को, तो वो ग्राइंड होता है, पिसता है, मिक्स होता है, और जब वो मिक्स होता है तो फिर वो क्या होता है, एक पेस्टी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है भोजन। तो ये कहाँ पे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या बनता है, मैं आपको बता दूं कि बकल कैविटी से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है, मुख कुहा या बकल कैविटी से होता है। और पाचन की जब क्रिया यहाँ पे जब स्टार्ट होती है तो हम क्या होता है, जो भी फूड लेते हैं तो फूड में क्या होता है, बहुत सारे एनर्जेटिक चीज़ें क्या क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होती हैं, आयरन होते हैं। पालक स्पाइनेच आप खाओगे तो उसमें भी जैसे आप पालक खाते हैं तो पालक में क्या होता है, आयरन होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। तो ये अभी जटिल में था भोजन, अभी क्या था, सिंपल जटिल में था। फिर आपके यहाँ पे मुख में गया तो वहाँ से डाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, भोजन पीसा दांतों के माध्यम से। फिर जब वो भोजन आपस में, जब यहाँ पे जो लार ग्रंथि में, जो यहाँ पे लार ग्रंथि है ना, सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ से लार निकलती है, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो उसमें एक होता है क्या, टाइलिन एंजाइम होता है। एक कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, और एक होता है लाइजोजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं, लाइजोजाइम। सबसे पहले टाइलिन और लाइजोजाइम। अब ये क्या करते हैं, जो जटिल भोजन है उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, और जब भोजन टूटता है तो उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च को, ये जो होता है, ये जो एंजाइम होते हैं, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, एक होता है क्या, एक होता है टाइलिन, और कौन सा, लाइजोजाइम एंजाइम। किसको, स्टार्च जो हमारे भोजन द्वारा जो हमने सब्जियों के माध्यम से लिया है, वो उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है, एक मीठा सा एक सब्सटेंस मान सकते हैं आप एक प्रकार से। तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी हम इस डिस्कस किसको कर रहे थे, सबसे पहले पाचन जो हमने स्टार्ट किए थे बकल कैविटी से स्टार्ट किए थे। तो बकल कैविटी में आप कितने पार्ट को, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टीथ होता है, लिप्स होता है, ओंठ होता है और टंग, जीभ होती है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, लार में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है क्या, ये जो टंग, ये जो वाला टंग वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, ये मांसपेशी अंग होता है, एक प्रकार का क्या होता है, मांसपेशी अंग होता है। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जो टंग होती है, जीभ की जो लंबाई होती है वो कितनी मानी गई, तो क्या आंसर टिक करके आना है आपको, 10 सेंटीमीटर होती है। जो जीभ की जो लंबाई होती है वो कितनी मानी गई है, 10 सेंटीमीटर मानी गई है। जीभ के अगर मैं कार्य देखूँ, ये जो टंग है उसके अगर मैं कार्य की बात करूँ तो कार्य तो सिंपल है, वो तो आप भी इससे अवगत होंगे कि ये टेस्ट फील कराती है, ये बोलने में सहायक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, भोजन को मिक्स करने का काम करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, ये इसमें कौन सी लार निकलती है, तो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलती है, लार यहाँ पे निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इतने टॉपिक हमने आज डिस्कस की। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में हमने देखे कि सिस्टम कैसे तैयार होता है, कि बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ जब काम करते हैं तो एक पूरे के पूरे सिस्टम का निर्माण होता है। और पाचन अंग जो है हमारे शरीर के, वो एक बहुत सारे अंग जब आपस में मिल गए तो वो एक सिस्टम का निर्माण किए, और फिर सिस्टम का निर्माण किए तो पूरा का पूरा भोजन उन्होंने डाइजेशन में पार्टिसिपेशन किया, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाया। तो इसके पहले और हमने क्या डिस्कस किए कि जो बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी के जो शब्द का के जनक है वो किसका, कौन ने किया, बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है, मतलब जो वर्ड ऑफ द बायोलॉजी वर्ड किसने प्रतिपादित किया, तो क्या आंसर टिक करके आना है आपको, लेमार्क। और जो बायोलॉजी के जो पिता हैं, जो फादर ऑफ बायोलॉजी, वो किसको माना गया है, अरस्तु को माना गया है। वैसे फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको माना गया है, अरस्तु को माना गया है। उनके द्वारा बुक कौन सी लिखी गई, हिस्टोरिका एनामिलियम। उसके बाद अपन ने देखा था कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोप्रिस्टस को। उनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, हिस्टोरिका प्लांटेरम। उसके बाद अपन ने देखे थे कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन थे, वो थे लीवेनहॉक। तो इस प्रकार से हमने आज पूरी की पूरी चीज़ें डिस्कस की कि क्या होता है, कैसे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम देखे, सेल्स देखे, कैसे ऊतक बनता है, कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, लार ग्रंथि क्या होती है, बकल कैविटी का हमने आज एक पार्ट डिस्कस किए कि बकल कैविटी से कैसे भोजन जाता है, स्टार्च के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद हम जो कल डिस्कस करेंगे वो ऑसोफेगस वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑसोफेगस मतलब ग्रास नली को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आगने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रास नली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। उसके बाद
कल की क्लास में हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल के साथ और वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।